नमस्कार दोस्तों, प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पिछले करीब 1 से 5 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन अब जो है रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। तो आइए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम न्यूज़ देखते हैं कि बुल्गारिया जो है 21st कंट्री बनी है यूरो करेंसी ग्रुप को ज्वाइन करने वाली। तो बुल्गारिया जो है 21वीं कंट्री है जिसने यूरो करेंसी ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो बुल्गारिया की कैपिटल देखते हैं दोस्तों। कैपिटल है इसकी सोफिया। ये कैपिटल्स वगैरह आपको याद करने चाहिए, क्योंकि कभी जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो मिलाने के लिए दे देता है, तो उसमें ये आसानी रहती है। पहले दोस्तों इसकी करेंसी थी लेव, लेकिन अब जब ये यूरो जोन को इसने ज्वाइन कर लिया है तो इसकी करेंसी होगी यूरो। अब वहाँ पे जितने भी एटीएम्स होंगे उनसे यूरो ही निकलेंगे। पहले ये एक सोवियत बेस्ड इकोनॉमी थी। आपको बता दें कि जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यानी कि विघटन हुआ था, तो बुल्गारिया उनमें से एक कंट्री थी। बुल्गारिया उन्हीं में से एक कंट्री थी। लेकिन जो है बाद में चल के, अब चूंकि जो सोवियत बेस्ड इकोनॉमी थी, जो सोशलिस्ट पैटर्न पे चलती थी, उनकी हालत ख़राब हो गई, तो धीरे धीरे उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो अब तो इनका ऐसा सीन हो गया है कि अब ये मोस्टली यूरोप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है रादर देन रसिया की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि 15 से 20 फरवरी में इंडिया में हो रहा है भारत मंडपम दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट। एआई इम्पैक्ट समिट ये भारत मंडपम में होगा दोस्तों। तो अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है कि इसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं, और काफ़ी अच्छा ये जो है एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे कि इससे पहले ही कुछ दिन पहले यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज समिट हुई थी रेड फोर्ट में, जिसमें दीपावली को जो है एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचान मिली थी। तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत में कहाँ हुआ था? तो इसका भी जवाब है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। आजकल दोस्तों एक न्यूज़ में चल रहा है पोर्ट, बरबरा पोर्ट। तो बरबरा पोर्ट की लोकेशन आप लोग देख लीजिए। बरबरा पोर्ट जो है सोमालीलैंड के पास लोकेटेड है। तो ये आप मैप देख रहे होंगे, तो ये सोमालीलैंड है। आप सोमालीलैंड के बारे में आपने अभी हाल ही में न्यूज़ भी देखा होगा कि इजराइल ने सोमालीलैंड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। तो ये है बरबरा पोर्ट, और ये है किसमें? गल्फ ऑफ अडन में। गल्फ ऑफ अदन में, जिसे हिंदी में अदन की खाड़ी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अदन की खाड़ी। तो बरबरा पोर्ट जो है वहीं पे है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो इंडिया में होंगे। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, और 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। तो जिस शहर के लिए भारत दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है वो शहर भी अहमदाबाद ही है। और ओलंपिक पोडियम स्कीम और कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो इंडिया पॉलिसी 2025। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो इंडिया की परफॉर्मेंस को ओलंपिक में सुधारने के लिए जो है अलग अलग तरह के कदम लिए जा रहे हैं। अभी दोस्तों अगला न्यूज़ है कि यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले ये बताया है कि इंडिया ने राइस प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अब कभी भी अगर एग्ज़ाम में आए और आंकड़ों की बात हो, तो चूंकि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद कहा है, तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया जो है राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है। अब साथ ही देखेंगे दोस्तों 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अभी जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एग्जीबिशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एग्जीबिशन दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में हुआ। तो इसकी थीम थी पिपराहवा का स्तूप। पिपराहवा का स्तूप जो कि बुद्ध से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे, इस स्तूप के बारे में आप फर्दर और भी जानकारी जो है चाहे तो ले सकते हैं। अब उसके साथ ही साथ दोस्तों देखते हैं कि वर्ड ऑफ द ईयर
वर्ड ऑफ द ईयर हर साल आप देखते हैं जब भी साल खत्म होता है तो डिक्शनरीज में जो वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किए गए रहते हैं उनको उन्हीं के आधार पे एक वर्ड ऑफ द ईयर निकलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कैम्ब्रिज ने किसे माना है। कैम्ब्रिज ने माना है पैरासोशल। पैरासोशल नामक शब्द को उन्होंने कैम्ब्रिज ने माना है। अब पैरासोशल का मतलब क्या होता है? पैरासोशल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सेलिब्रिटी से ऐसा जुड़ाव महसूस कर लेता है, बहुत ही मतलब डीप जुड़ाव महसूस कर लेता है, जबकि वो एक सेलिब्रिटी होती है और वन साइडेड जो है, वन साइडेड जो उनका अफेक्शन, वन साइडेड कनेक्शन ऐसा जुड़ जाता है कि फिर ये बहुत ही ज़्यादा उनको फॉलो करने लगते हैं। और कभी कभार इस फीलिंग में वो कुछ निगेटिव कदम भी उठा लेते हैं। जैसे कभी फैंस से मिलने गए, वो फैंस उनसे मिलने गए, मतलब एज ए फैन वो उनसे मिलने गए सेलिब्रिटी से, और सेलिब्रिटी नहीं मिला तो फिर वो अलग अलग कदम, तरह के कदम उठाने लगते हैं। तो पैरासोशल जो है कैम्ब्रिज का वर्ड था। ऑक्सफोर्ड का वर्ड था रेज बेट। अब रेज बेट का दोस्तों क्या मतलब होता है? रेज बेट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कहीं पे भी सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर न्यूज़ मीडिया हो, उन सब में अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए, मतलब कोई भी ऐसा कदम उठा लेना कि जिससे लोग उसे देखें, उसके बारे में चर्चा करें, भले ही वो निगेटिव हो अपने एक्शन से। तो इसका ये इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलें। क्योंकि कुछ जो निगेटिव तरह की चीज़ें होती हैं उसको लोग कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा भी देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए रेज बेट जो है ऑक्सफोर्ड का था। मैक्वायर डिक्शनरी है जो दोस्तों, तो इसका वर्ड है एआई स्लॉप। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर एआई स्लॉप का मतलब क्या होता है। एआई स्लॉप का मतलब होता है कि लो क्वालिटी मास प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंटेंट होता है। ये लो क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी मास प्रोड्यूस। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स क्लिप्स जो बने हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, वो एआई से जेनरेटेड हैं और उनका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है, ना ही वो एक्यूरेट होते हैं। और मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं। ठीक है। तो जैसे आपने कुछ जिन जो बिल्कुल मीनिंगलेस वीडियोस होते हैं, तो इसलिए ये एआई स्लॉप जो है उन सब चीज़ों को इनकम्पेस करता है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ा, जो सिर्फ क्या होता है कि मोनेटाइज करने के पर्पज़ से अंधाधुन कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान। ये हमारा ट्रेंड है। इंडिया और पाकिस्तान हमेशा 1 जनवरी को अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट शेयर करते हैं कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ पे लगाए हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कभी भी ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए कि कभी भी कोई निगेटिव अगर सेंटिमेंट दोनों देशों के बीच में पैदा हो तो इन जगहों पर कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप कभी भी कोई भी कदम उठाएं, चाहे वो वॉर का हो, चाहे भी किसी भी चीज़ का हो, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने इतने भयावह हों कि कोई टर्निंग बैक वहाँ से रहे ही ना। तो न्यूक्लियर इंस्टेब्लिशमेंट पे हमला बिल्कुल इसी तरह का होता है कि रेडिएशंस निकलेंगी, रेडिएशंस जो हैं बहुत लंबे समय तक रहेंगी, उन्हें ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि वॉर भले हो, वॉर भले हो, पर एक मोरालिटी जो है वो कायम रहे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बंगाल लिखना भूल गया हूँ। ये न्यूज़ है वेस्ट बंगाल की फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी। अभी तक वेस्ट बंगाल में कोई भी लेडी चीफ सेक्रेटरी को दोस्तों मुख्य सचिव बोलते हैं। ये स्टेट में सिविल सर्विसेज का हाईएस्ट पद होता है। ठीक है। तो वो बनी है नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती को वेस्ट बंगाल की फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ये यूरोप लगा रहा है। यूरोप यूरोप लगा रहा है। इसने 1 जनवरी से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्बन टैक्स लगाना शुरू किया है। कार्बन टैक्स किस पे लगा रहा है? पावर सेक्टर के इंपोर्ट पे और एनर्जी इंटेंसिव इंपोर्ट पे ये
टैक्स जो है लगाया जा रहा है। ये बेसिकली जो है पेरिस क्लाइमेट के गोल को और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। फिर दोस्तों देखेंगे कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे फिलिप एकरमैन। फिलिप एकरमैन है जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया, मतलब जर्मनी में भारत के राजदूत हैं। सॉरी दोस्तों, भारत में जर्मनी के राजदूत हैं, इसे ऐसे बोलना था। अब आगे दोस्तों देखते हैं, 2 वर्ड हैं, इसको आप जान लीजिए। ये यूएस के वेनेजुएला पर हमले से रिलेटेड हैं। तो उसमें पहला है फेंटानिल। फेंटानिल क्या है? फेंटानिल एक ड्रग है दोस्तों। तो फेंटानिल का यूज कहाँ किया जाता है? फेंटानिल का यूज एक्चुअली में, फेंटानिल का यूज तो ये है कि ये मॉर्फिन से 10 गुना ज़्यादा पेन रिलीवर होता है, पेन रिलीवर होता है। लेकिन इसका निगेटिव यूज हो रहा है। निगेटिव यूज क्या होता है? इसे स्लीप के लिए यूज किया जा रहा है, और इसे टू गेट हाई बोलते हैं ना, टू गेट हाई मतलब नशे नशे करने के लिए इसे यूज किया जाने लगा है। इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मतलब वेनेजुएला जो है ये नार्को टेरर फैला रहा है। नार्को टेरर, बहुत ही अलग तरह का वर्ड था ये, नार्को टेरर। तो इसी आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण भी किया और कहा भी कि मतलब अभी भी वो लोग जो है हमारे देश में ड्रग्स लाके दे आर किलिंग अमेरिकन्स। तो आगे देखते हैं, आइवो जिमा। आइवो जिमा क्या है? ये यूएस की शिप है आइवो जिमा। अब न्यूज़ में दोस्तों क्यों क्यों है आइवो जिमा न्यूज़ में क्यों है? आइवो जिमा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसी से निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को वेनेजुएला से यूएस से लाया गया है, याद रखिएगा, आइवो जिमा नाम है। अब 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 72nd 72वां नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है वाराणसी में। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप है, व्हीकल मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, समुद्र प्रताप है। समुद्र प्रताप क्या है? समुद्र प्रताप क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो उसे अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पिछले 4 दिन का 1 से 5 के आसपास का करंट अफेयर का ये पूरा एपिसोड ख़त्म होता है। अब आगे के एपिसोड के साथ हम लोग संभवतः कल जो है फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू दोस्तों।